का है और उसका हमने पहले एक्सटेंशन किया था, वो काउंसलिंग का किया था ब्रेकिंग बैड में। आज कर रहे हैं हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में या तो रियल पेशेंट होता है या एक्टर रिजर्वेट बिठाया होता है और उसका काम ये होता है कि उसके पास अपनी इंफॉर्मेशन होती है और आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसका अलग एक पेपर होता है, ठीक है। और वो पेपर देकर आपको टोटल 8 मिनट दिए जाते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ का हिसाब किताब है, लेकिन एमआरसीपी में और टैब में जो है वो टोटल 8 मिनट होते हैं और उसमें आपने जो है वो हिस्ट्री लिखी होती है। एमआरसीपी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, 2-3 प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती है और टैब में सिंपल होती है। तो मैं सिंपल से शुरू करूंगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स भी एक स्टेशन करेंगे, लेकिन पहले सिंपल से मैं आपको सिखाऊंगी कि तरीकाकार जो है वो इसका क्या होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि सपोज अगर एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आपको आ गई है चेस्ट पेन की या ब्रेथलेसनेस की, सपोज एक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आ गई है, तो आपने फौरन अपने ज़हन में ये सोचना है कि कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। पहला स्टेप है आपका कि सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व हो। आपके घर में ब्रेथलेसनेस अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है तो कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम और सीरियस और यूरेनिया की वजह से अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो मार्कर है, कभी लिखता जाए तो सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस चलते रहे, वो मार्कर ले है मार्कर। अच्छा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूरेनिया में नहीं होता, वो डीके में भी हो सकता है, वो हाइपोऑस्मोलिक कोमा में भी हो सकता है, ठीक है। और बोलते हैं ब्लड एनीमिया है, पेशेंट्स ब्रेथलेसनेस और वो कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉक और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसको भी कार्डियोवैस्कुलर मिला है ना। बेसिकली आपका सिस्टम पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर सिस्टम्स में कौन सी बीमारियां हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर है तो उसमें फिर आपने देखना है क्या क्या वजूहात हो सकती है ब्रेथलेसनेस। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये ब्रेथलेसनेस की वजूहात है। कंजेस्टिव कार्डिक जो एंजाइना होता है उसमें भी बिल्कुल एंजाइना भी वास्कुलर ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके ख्याल में क्या क्या बीमारियां हैं जो ब्रेथलेसनेस कॉज कर सकती हैं? एस्मा, सीओपीडी, निमोनिया, ठीक है, कार्सिनोमा, अच्छा टीबी, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्लड में एनीमिया, अब एनीमिया जितनी भी कंडीशंस या जितनी भी डिजीजेस में एनीमिया होता है वो सारी उसके अंदर आती है, यानी उसमें लिम्फोप्रोलिफरेटिव, माइलोप्रोलिफरेटिव, ब्लड लॉस की वजह से अगर एनीमिया क्रॉनिक डिजीज की वजह से, तो वो सारी जो है उसको कॉज करें। फिर आपने जिक्र किया डीके का, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो कि डीके में हो जाता है, हाइपोऑस्मोलिक कोमा में हो जाता है, यूरेनिया में होता है। सो इस तरह हमने पहले सिस्टम को आइडेंटिफाई किया और नंबर 2 पे हमने डिजीजेस को आइडेंटिफाई। अब इसको आइडेंटिफाई करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और उसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम आप बना रहे हैं, तो आपने 1 या 2 सवाल उस मरीज से करने हैं ब्रेथलेसनेस के मरीज से, जिससे वो डिजीज रूलिंग या रूल आउट। फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रेथलेसनेस के साथ आया है, यू आर सस्पेक्टिंग एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, तो आप उससे ये पूछेंगे कि लोकेशन कैसी है और वो सेंट्रल होती है ऑब्वियसली, पेन की इंटेंसिटी क्या है, कितनी ड्यूरेशन की पेन है, यू नो ऑल कि वो थोड़ी ड्यूरेशन की होती है, सीवियर होती है, सेंटर में होती है और वो रेडिएट कर सकती है टू द लेफ्ट आर्म एंड योर लेफ्ट हैंड, समटाइम जॉ, और उसके साथ जो होती है वो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस। उसके एक्टिविटी और रिलीविंग फैक्टर्स, एक्सरसाइज उसका एक्टिविटी फैक्टर हो सकता है और रेस्ट उसका रिलीविंग फैक्टर। अगर ये चीजें नहीं है तो आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज रूल आउट, ठीक है। इसी तरह ब्रेथलेसनेस आपने कहा एस्मा या सीओपीडी, उसके साथ आप क्या सवाल पूछेंगे उस मरीज से ब्रेथलेसनेस का होगा, टू रूल इन और रूल आउट एस्मा और सीओपीडी, क्या सवाल आप पूछेंगे जी बेटा? हाँ, इस तरह के अटैक्स आपको प्रीवियसली होते रहे हैं या नहीं? और सीजनल वेरिएशन, एस्मा में सीजन के साथ
बाद लोगों को मार्च अप्रैल में यानी पोलिंग सीजन में होता है, बाद लोगों को विंटर में शुरू होता है, सीजनल होगा। और Smoking. स्मोकिंग सीओपीडी की तरफ आपको ले जाएगी। और Slide बोलते हैं। डायरेक्टल वेरिएशन, एस्मा किस टाइम पे ज्यादा होता है? नाइट के अर्ली मॉर्निंग। तो इस तरह के सवाल अगर आप करते हैं और उसका जवाब आपको नफी में मिलता है तो उसका मतलब है ये भी लो। अब सपोज आप ब्लड के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये बंदा तो लुक एट पेन लग रहा है, तो क्या सवाल आप पूछेंगे? टू रूल इन और रूल आउट द लिम्फोप्रोलिफरेटिव माइलोप्रोलिफरेटिव मे बी और फीवर और लेकिन ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है लंप्स एंड बम्प्स, क्योंकि लिम्फोप्रोलिफरेटिव या माइलोप्रोलिफरेटिव के अंदर आपको या तो abdominal लंप्स एंड बम्प्स मिल जाएंगे, बेटर सुनने को लिए किसी भी पेशेंट आपको बता देगा ये लिम्फेडिनोपैथी की वजह से लंप्स एंड बम्प्स। सो मकसद कहने का ये है कि आपने सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, कंप्लेंट को देख के सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, एंड देन आफ्टर सिस्टम आपका सेकंड स्टेप होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी डिजीज हो सकती है, और फिर उस डिजीज से रिलेटेड आपने एक या दो सवाल कर लेने हैं टू रूल इन दैट कंडीशन और टू रूल आउट। और फिर एक डिटेक्टिव की तरह जो है ना वो आपने चलते जाने के, अगर यस में जवाब मिलेगा तो इस डिजीज की तरफ चलते, अगर नो में मिलेगा तो फिर बाकी की डिजीज। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको सिमुलेट करने देंगे, वी आर डूइंग इट रियल टाइम। हम एक कंप्लेंट से शुरू करेंगे, 8 मिनट हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर रऊफ जो है वो मेरे से हिस्ट्री लेंगे, मैं मरीजा हूँ, डॉक्टर रऊफ जो है वो डॉक्टर है। 8 मिनट का टाइम हमने लगाना है, टाइम हो प्लीज। देखती हूँ सबको टाइम लगा। So, a 35-year-old female, she has presented with a history of chest pain right side, but don't think कि ये वही वाला केस है, it can be different. ठीक। Hello. Hello. My name is Rauf. I am one of the doctors working in this department. Could you please confirm your name and age? Well, my name is Julia and I am 35 years old. Nice to meet you, Julia. Same here. So, Julia, I can see from my note that you have some something like chest pain. Am I right? Yes. For just better understanding of your condition, could you please tell me more about it? Well, I am having chest pain in my right middle chest for almost here, and it is for 1 week. So, you mentioned that you have this pain for 1 week. Yes. Does this pain go anywhere? No. Okay. What type of pain is it? Sort of a burning, sometimes it is pricking, sort of pain that feel there in my right chest. And does this pain start suddenly or is it? It took almost, initially it was mild and then it became severe, and it started within 7 days. Are you comfortable right now? It's bearable, but it's, disturbing. You mentioned that you have severe pain. Could you please score this pain on a scale of 1 to 10, where 1 being low pain and 10 being severe pain? It is 5 to 6. And may I know that is there anything which aggravates your pain? No. It remains of same intensity during the day and night, and nothing like that. Anything which makes it better? Well, when I take painkiller, it gets better. You mentioned you take painkiller. Which type of painkiller? The doctor has prescribed me anti-inflammatory. Okay. So, do you have anything else with this pain? Like, Have you noticed any rash? Do you have any shortness of breath? Any fever? Have you noticed any lumps and bumps in the body part? Do you have any history of trauma? no. Okay. Do you have any sickness? Like, Like any nausea or vomiting? Okay. So, do you have anything else like any medical condition like high blood pressure, high sugar level? well, I am diabetic patient For how for the long? last 10 years. How are you managing with that disease? Well, I am taking insulin.
Are you taking insulin regularly? Yes. When did you check your sugar last time? Long time ago, I have not checked. Is there any specific? No, I've been busy, so I didn't take it. And are you taking insulin regularly? Yes, I do take it. Have you noticed any increased thirst? Yes, I am feeling it. Perhaps it's because of weather, perhaps I'm taking more water. Okay. And are you taking any other medication? Like, what medicines? Any hormonal control? No. Are you allergic to anything? Do you have similar type of disease previously? No. Okay. So, and may I know, do you smoke? Do you drink alcohol? Okay. So, is there anything which you want to mention I did not ask? Do you think? No, I don't think so. Thank you so much for answering all these questions. Okay. So now I would like to examine you. During this examination, I will check your observation, including heart rate, blood pressure, temperature, respiratory and oxygen saturation level, also random blood sugar level. I will also examine you from head to toe. Especially, I will examine your chest. During this examination, I have a shutdown with me to maintain your privacy. Don't worry. Okay. During chest examination, I will look your chest, also palpate your chest, okay, and I will also listen your chest through this instrument. But I will remain gentle as much as I can. Okay, thank you so much. Now I am a doctor. Role is now switched. Now I am going to ask that what diagnosis has he got in his mind when he has taken the history. जब इसने history ले ली थी तो उसको इसके दिल में क्या diagnosis थे and what does he expect to see in the examination? So what were your differential diagnosis? My differential diagnosis is like musculoskeletal, herpes zoster, okay, and some like. So what do you expect to see in your examination considering these two differential diagnoses? I would like to check any rash or herpes zoster. And in musculoskeletal, I would also check like on touching baby patient feel some pain. Okay. So what investigation would you like to do? Or baseline, also chest X-ray. I will also do some D-dimer for pulmonary embolism. These are the investigations, nothing else. So can you repeat for me what investigation is it? Or baseline, Right. chest X-ray, Right. And what do you expect to see in chest X-ray? any fracture, rib That's- fracture. That's I will also check any pleural effusion and pulmonary embolism. but how does pulmonary embolism will look like in this? On chest X-ray now, I will also do ECG. So you pulmonary embolism, what does it look like on chest X-ray? How can it look like? Fat shape, Red-shaped cavities, consolidations, and fluid fusion, and all these. So you went very fine, Dr. This was basically the case of herpes zoster. And let me tell you कि हर केस herpes zoster का जो होता है उसमें रैश पहले अपीयर नहीं होता, उसमें बाज़ औक़ात जो होती है वो पेन पहले अपीयर होती है, ठीक है? और इसका herpes zoster का क्लू कहाँ से हमें मिलता है हिस्ट्री में? कुछ बंदा जो सुन रहा हो हिस्ट्री में, सही से ठीक। type of pain is there. अच्छा, और शाबाश, बर्निंग पेन होती है क्योंकि इस न्यूरोलजिक पेन। और मैंने पूछना था आपके वैक्सीनेशन लेवल पूछना चाहिए था। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था पेशेंट, डायबिटीज थी उसको 10 साल से और उसने चेक ही नहीं करवाई और उसका लेवल ऑफ थर्स्ट भी इंक्रीज हो गया। दैट वाज एक्चुअली द क्यू, ठीक है? अब हमारे पास मार्कर नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन को अगर हम जो है वो फीडबैक भी आपने नोट करना है। चेस्ट पेन को अगर हम लें, कितना टाइम दिया इस बच्चे ने इसको? तो मैं बता 5 मिनट मैनेजमेंट करनी है मैडम। तो मैनेजमेंट करनी थी। चलो विल स्टॉप हियर। मैनेजमेंट, हाउ वुड यू मैनेज? नाउ अगेन पेशेंट, वन डॉक्टर। चलो व्हाटएवर, So हाउ वुड यू मैनेज दिस? and when finding no finding on the examination.
So I suspect you mentioned that you have this pain for 1 week, and you have a like burning type of pain, and you have also diabetes, and you are not taking, you are not checking your sugar level properly. So I am suspecting that you have a condition which we call herpes. But I will also confirm from my senior that I have not missed any important thing. Right. Okay. If your diagnosis is confirmed, we will give you some medication. Like you mentioned that you have pain, we will give you some painkiller just to relieve your pain. Okay. If your pain will not relieve with this painkiller, maybe we will give you some further strong painkiller like Lidocaine cluster. Okay. So, and I will also do some further tests, more investigation. I will also check your vaccination level. But the most important thing is that I would suggest you that try to avoid some persons. If someone is in your family, like any pregnant female, any child who has not vaccinated for this condition, to try to avoid from these persons because it can spread from Doctor, what sort of disease it is? Will you give me an antibiotic, antibacterial? I will also, because it is a viral infection, so we will give you, after consultation with my physician, maybe we will give you some antiviral medication. Some you will give me some tablets. And so, but the most important thing is I will also give you some read tests in which everything is mentioned. You can read it, okay? And I will also suggest you that if you develop aggravating of the skin, okay, and if you develop any rash on this body part, you can come back to us immediately. Anything which you want. Thank you so much. अच्छा आप ठीक है इसने बड़ा अच्छा किया और इसका फिनिश भी हो गया पर प्रेगनेंसी का क्वेश्चन है क्योंकि अगर प्रेग्नेंट हो तो फिर herpes zoster जो है ना उधर डेंजरस हो जाता है फिर उसको शायद हॉस्पिटल में एडमिट करके हमें ओरल या आईवी जो है एंटीवायरल जो है देना पड़ता है। अच्छा एनीवेज जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू और इस क्लास के थ्रू तो ये बताना चाह रही हूँ कि जब चेस्ट पेन का आपको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट आती है तो आपने देखना है कि चेस्ट पेन किस किस वजह से हो सकती है। अब क्योंकि इसको राइट साइडेड थी एंड इट वाज फॉर 10 डेज तो इस्केमिक हार्ट डिजीज तो ऑटोमेटिकली रूल आउट हो गया ना, तो उसके बारे में अगर आप नहीं भी पूछते तो दैट मेक्स सेंस। अदरवाइज आप इस्केमिक हार्ट डिजीज के बारे में पूछने हैं सवाल, अगर वो सेंट्रल होती है और वो सडनली स्टार्ट हुई होती है और इस तरह के अटैक्स उसको हो रहे होते तो आप फिर पूछते कि इसका एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, सबलिंगुअल नाइट्रेट्स अगर आप लेते हो तो उससे तो बेहतर तो नहीं होती है, रेडिएट करती है चेस्ट में या नहीं, बाजू में या नहीं करती, तो वो तो ऑटोमेटिकली। अब ये जो राइट साइडेड है और वो है 10 दिनों से या 7 दिनों से, तो इसमें आ जाती है पहली बार डायबिटीज की पेन, वो भी सेंट्रल होती है, तो वो ऑटोमेटिकली जब पेशेंट पुष्टि कर हुआ प्यूरिटिक चेस्ट पेन आ जाती है, वो आपने पूछना है मरीज से कि ब्रीदिंग से ये ज्यादा तो नहीं होती, क्योंकि इसने नहीं पूछा। उस वक्त मैंने कहा था इसको पूछना है आपने सिर्फ ये काफी नहीं होता, हमारे मरीज इतने सेंसिटिव नहीं होते यूपी के मरीजों की तरह, और वो बाकी मरीज होते हैं रियल टाइम पेशेंट, वहाँ तो सरोगेट बैठा होता है, तो लेकिन जो रियल टाइम पेशेंट होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते। यू हैव टू आस्क कि किस चीज से ज्यादा होती है, सांस लेना तो नहीं ज्यादा होगी, हमने तो बेसिकली रियल टाइम देखना ना, हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम क्लियर करना, तो आपने पूछना है कि ब्रीदिंग से इसका क्या था, ठीक है। कफ का इसने पूछ लिया क्योंकि प्यूरिटिक चेस्ट पेन होगी, जिसका मतलब है कि प्रीवियसली इसको कोई कफ या फीवर हो सकता है रहा हो, तो प्यूरिटिक चेस्ट पेन के बारे में आपने पूछा, हार्ट की चेस्ट पेन के बारे में पूछा, फिर उसके बाद और यूनिलेटरल चेस्ट पेन की क्या वजूहत है, मस्कुलोस्केलेटल हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, वो उसने पूछा कि आप गिरे तो नहीं, मस्कुलोस्केलेटल एब्डोमिनल पोस्चर की वजह से, उसकी कोई स्पेसिफिक herpes zoster हो सकती है, ठीक है, उसमें रैश का पूछना होता है, वो उसने पूछा, और क्या होती है यूनिलेटरल चेस्ट पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसकी वजह हो सकती है, मतलब अगर छोटा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है ना तो वो आपको इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं देगा, वो एक जगह पे जाएगा, एक कैपिलरी को ब्लॉक करेगा, यूनिलेटरल चेस्ट पेन, समझ रहे हो ना, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, जिसका उसने पूछा कि आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो नहीं ले रहे थे, लेकिन प्रेगनेंसी का भी इसको पूछ लेना चाहिए, तो ये भी पूछ लेना चाहिए था कि आप मतलब बेड रिडन तो नहीं है, प्रोलॉन्ग क्या आपकी रूटीन है, आप घर में कैसे रहते हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम का भी बड़ा ये जरूर पूछना होता है, आपका फंक्शनल स्टेटस तो जरूर इस पर मर जाते हैं,
हिस्ट्री में ये 2 सवाल जरूर कर लेते हैं। मुझे खुद अब लैब में क्या कि फंक्शनल स्टेटस क्या है, आप मोबाइल हैं या नहीं हैं, और आपका घर में कौन है, तो ये 2 चीजें आपने जरूर पूछनी है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हवाले से भी बहुत जरूरी है। सो बेसिकली इट वाज यूनिलैटरल चेस्ट पेन। रिकैपिचुलेट करेंगे यूनिलैटरल चेस्ट पेन को दोबारा से। मस्कुलोस्केलेटल, ट्रॉमा, herpes zoster, pulmonary embolism, what else? Pleuritic chest pain, what else? मेट्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके लिए लम्प्स एंड बम्प्स आप पूछें। अगर मेल है तो प्रोस्टेट की हिस्ट्री, लम्प्स की ये पहले ले चुके हैं कपड़। यहां तक क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज हाउ आपका, ये मैंने बड़ा तफसील से बता दिया। अगर आप इससे 50% भी बता देते हैं एग्जाम में, तो आपका ये स्टेशन जो है वो क्लियर है। एनी क्वेश्चन, एनी फीडबैक, सो बंद।